हेलो बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं समरी पर। समरी क्या है? इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मैकमिलन जो पुस्तक है उसकी समरी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हर एक मॉड्यूल की हर एक यूनिट पर समरी आपके सामने आने वाली है। मॉड्यूल ए पर आपकी चर्चा चल रही है। मॉड्यूल ए के यूनिट 1 और यूनिट 2 पर हम लोगों को ऑलरेडी आ चुकी है। आज मैं जो आपसे बातचीत करूंगा यूनिट 3 पर बात करूंगा, मॉड्यूल ए की ही यूनिट पर बात करूंगा। और ये यूनिट है आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया और नीति आयोग, यानी जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हैं और नीति आयोग पर ये पूरी यूनिट है। तो इसकी समरी पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए मेरा यहाँ उद्देश्य सिर्फ समरी बता देना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि समरी के साथ साथ आपको इस तरीके से आपसे बातचीत की जाए ताकि ये पूरी यूनिट आपकी एक बार रिवाइज हो जाए। यानी एग्जामिनेशन के पहले अगर आप ये वीडियो देख लें तो आपको ये यूनिट दोबारा टेक्स्ट बुक में जाके पढ़ना ना पड़े। मेरी पूरी कोशिश आपके साथ ये होगी। आप इत्मीनान से कॉन्सेंट्रेट होकर इस पूरे वीडियो को देखिएगा। नीति आयोग और इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में इसी पूरी समरी में आपको कवर कर लूंगा। क्या क्या समरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पर बातचीत कर लेते हैं। मॉड्यूल ए के यूनिट 3 पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया और नीति आयोग पर बातचीत होने वाली है। ये समरी पर हम लोग अभी देख लेंगे कि आपके पास पीपीटी में है। पहले मैं आपको बता दूं है क्या इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग भारत सरकार की प्लानिंग प्रोसेस है। अब तो भारत में पंचवर्षीय समाप्त हो चुकी है। 2012 से लेकर 2017 है ये तो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसको हम 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12th 5 ईयर प्लानिंग के नाम से जानते हैं। वो हमारे यहाँ लास्ट 5 ईयर प्लानिंग थी। पंचवर्षीय का इतिहास भारत में खत्म हो चुका है। योजना आयोग जा चुका है। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग है। मैं पूरा एक आइडिया आपको दे देता हूँ इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्लानिंग प्रोसेस है जिसके माध्यम से सरकार ये प्रयत्न करती है जो भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है उसका इस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि उतना हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। जो हमारे प्री डिफाइंड गोल हैं, जो हमारे प्री डिफाइंड इकोनॉमिक, जो हमारे प्री डिफाइंड सोशल, उनको हम प्री डिफाइंड टाइम लिमिट में पा सके, उसको अचीव कर सकें अपने अवेलेबल रिसोर्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो प्रक्रिया है ये यूएसएसआर से ली गई थी। क्लियर है? इसको बनाने का काम किया करता था योजना आयोग। 1950 15 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अब योजना आयोग खत्म हो चुका है। 1 जनवरी 2015 से इसकी जगह पर आ गया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर्मिंग इंडिया। तो अब नीति आयोग आपके देश में काम कर रहा है योजना आयोग की जगह पर। ये जो आपकी पूरी यूनिट है वो ये बताती है कि योजना क्या होती है, डिसेंट्रलाइज प्लान क्या होता है, सेंट्रलाइज प्लान क्या होता है, कितने प्रकार की योजनाएं होती हैं जो भारत सरकार इन योजनाओं में करती है, क्या क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं, फंडिंग के क्या क्या रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट क्या है, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग के मेंबर कौन होते हैं, नीति आयोग में कौन कौन डिपार्टमेंट काम करते हैं, इसके विषय में थोड़ी थोड़ी बात ये आपको पूरी यूनिट बताती है। उसकी समरी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्या करें, प्लानिंग इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ एवरी इकोनॉमी एंड इट इज कैरीड आउट मैनी लेवल्स, है ना। इट इज द स्किल ऑफ रीचिंग एनी शॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एट हैंड, है ना। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका आप इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो आपके प्री डिफाइंड इकोनॉमिक आपके सोशल गोल हैं उन्हें आप अचीव कर सके। अब इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब वो आपकी इस यूनिट में नहीं, आपको जरूरत इस शब्द की आगे आने वाले बाकी यूनिट्स में पड़ेगी और आपके एग्जामिनेशन में पड़ेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज इस समय अवेलेबल तरीके से उपयोग किया जाए ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो तो हम अचीव कर ही पाए, लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनको इन रिसोर्सेज के लिए कंप्रोमाइज ना करना पड़े। क्लियर है? तो बिना कंप्रोमाइज किए अगर वो कोई गोल्स बनाते हैं तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो। डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज का इस तरीके से आप इस्तेमाल करें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को इन रिसोर्सेज कंप्रोमाइज ना करना पड़े। पंचवर्षीय योजनाएं भारत में इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि देखिए, सरकार का अमूमन कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष में सरकार क्या करती है, अपने लिए कुछ टारगेट्स तय करती है, कुछ प्रायोरिटीज होती हैं जिनको वो एक निश्चित समय में और उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अचीव करने की कोशिश करती है। ये पूरी यूनिट उसी विषय में बातचीत करती है। क्लियर? इंडिया है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब होता है जहां पर एक सेंट्रलाइज्ड, है ना, एक केंद्रीयकृत कोई कमीशन, कोई आयोग, यहाँ जैसे भारत सरकार में योजना आयोग ये काम करती थी, वो इस प्लानिंग को कंट्रोल करती है। अब क्योंकि योजना आयोग है नहीं और उसकी जगह पर नीति आयोग आ गया, तो जब हम नीति आयोग और योजना है तो जो नीति आयोग है वो डिसेंट्रलाइज है, वो अकेंद्रित है, जब योजना आयोग केंद्रीकृत हुआ करता था, सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था। क्लियर है? प्लानिंग प्रोसीजर दैट ऑफर्स अ ब्रॉड फ्रेमवर्क टू इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। द प्लानिंग कमीशन वाज इन चार्ज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया सिंस 1950, है ना। तो प्लानिंग कमीशन, कई बार स्टेट एग्जामिनेशन में तो प्लानिंग कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की डेट भी पूछी गई है। प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 15 मार्च 1950 को, 31 दिसंबर 2014 तक चला। उसके बाद 1 जनवरी 2015 से क्या आ गया, इसको रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया। इसके साथ साथ ही काम क्या करता था, जिसको हम बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1952 में हुई थी, 52 में हुई थी, 6 अगस्त को। एनडीसी
वो संस्था थी जो इन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अनुमति प्रदान करती थी ना। यानी अगर हम ये बात करें कि किसकी परमिशन से ये प्लानिंग्स एग्जीक्यूट होती, किसकी परमिशन से प्लानिंग्स लागू होती थी भारत में, तो वो क्या था, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब योजना आयोग का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो हुआ करता था एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जिसको हम कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि आप इस पद पर हैं इसलिए आप चेयरमैन हैं। नीति आयोग बनने के बाद भी, जब योजना आयोग समाप्त हुआ, नीति आयोग बनने के बाद भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जैसे योजना आयोग में प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, वैसे ही नीति आयोग में भी एक्स चेयरमैन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ही होगा। एक्स चेयरमैन मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है आप प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए आप नीति आयोग के भी चेयरमैन हैं। का मतलब यह है कि आपकी जगह पर यदि कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो स्वतः ऑटोमेटिकली नीति आयोग का चेयरमैन बन जाएगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि आप इस पद पर हैं इसलिए आप यहां पर हैं। क्लियर है इतनी बात? तो योजना आयोग ने काम किया। अब क्या है, डिपेंडिंग ऑन द गोल प्लानिंग में बी कैटेगराइज्ड, है ना, इनटू सेवरल टाइप्स। क्या आपका गोल है, क्या आपके उद्देश्य हैं, उस हिसाब से जो प्लानिंग्स है वो अलग अलग तरीके की बन सकती है। सेंट्रलाइज प्लानिंग हो सकती है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो सकती है, रीजनल लेवल पे प्लानिंग्स बनाई जा सकती हैं। जैसे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं भारत में, तो सबसे ऊपर कौन था, आयोग। मतलब अगर सेंटर के लेवल पर बात करूं, योजना आयोग और एनडीसी प्लानिंग कमीशन काम करते थे। स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जिसका चेयरमैन उस राज्य का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता था। और जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड मिलता है, जिसका मुखिया डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस जिले का जिला अधिकारी होता है। तो ये कैसी आपका गोल है, क्या आपकी प्लानिंग है, उस हिसाब से प्लानिंग अलग अलग हो सकती है, अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट प्लानिंग में भी रीजनल और नेशनल। टेरिटोरियल स्टेट पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो ये नेशनल भी हो सकती है, रीजनल भी हो सकती है, राष्ट्रीय भी हो सकती है और ये क्षेत्रीय भी हो सकती है। कुल मिला के अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर है कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, तो ये यूनिट आपके लिए बेहद आसान हो जाए। फिर से आपको बता दूं, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तरीके से उपयोग किया जाए। जो आपके प्री डिफाइंड इकोनॉमिक या सोशल गोल्स हैं उनको आप उस समय सीमा के अंतर्गत अचीव कर पाएं। इसके साथ अब एक बहुत बेहतर शब्द जुड़ गया है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इन रिसोर्सेज का आप इस तरीके से उपयोग कि आपकी फ्यूचर जनरेशन इन रिसोर्सेज कंप्रोमाइज ना करना पड़े। मेरी पूरी कोशिश है कि समरी में बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं, बोलचाल की भाषा में आपसे बातचीत हो, किताबी भाषा में आपसे कोई बातचीत ना की जाए, ताकि आपको स्पेशली ये याद रखने में ज्यादा दिक्कत ना होने वाली। क्या है, प्लानिंग में बी क्लासिफाइड एज सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ क्या है पार्टिसिपेशन। फ्रॉम अ टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट प्लानिंग माइट बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकती है, सेंट्रलाइज प्लानिंग हो सकती है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो सकती है। Clear? अब देखिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मतलब है, जैसे भारत में आप देखेंगे जब पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी तो पंचवर्षीय योजनाओं में कहीं कहीं आपको गैप मिलेगा। कहाँ कहाँ पर गैप मिलेगा, जो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग है, जिसका पहले पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है, 1951 से लेकर 1956। सेकंड 5 ईयर प्लान है 1956 से लेकर 61। और थर्ड 5 ईयर प्लानिंग का टाइम पीरियड है 1961 से लेकर 66 तक। अब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद एक गैप बनता है 3 साल का, क्लियर है, उसमें रोलिंग प्लान एक एक साल का चला हुआ है, तो आप उसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग के नाम से कह सकते हैं। वैसे भारत में तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है। अब जो भारत में बनती है, जो नीति आयोग बना रही है, वो क्या कहलाती है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कहलाती है ना, दीर्घ वर्ष जो योजनाएं हैं। अब यहां पर जिनको मैंने हाईलाइट किया है वो आपको जरूर याद रखने। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग की बात हो रही है, इसने किसको रिप्लेस कर दिया है, योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया है। क्लियर है? अब योजना आयोग क्या था भैया, योजना आयोग इन्हीं प्लान्स को डिजाइन करने का काम करता था जो अब नीति आयोग के हिस्से में आ गए। एनडीसी के लिए जो मैंने आपको काम बताया, उन योजनाओं को अनुमति देता था एग्जीक्यूट होने की। क्लियर? एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको कहा जाता है। तो जानकारी वही दी गई है कि नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया, और ये कब स्टैब्लिश किया गया है, 1 जनवरी 2015, है ना। कैसे? बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। संसद के एक रेजोल्यूशन के माध्यम से उसको स्टैब्लिश किया गया है। देखिए, योजना आयोग और नीति आयोग ये दोनों ही, अब तो योजना आयोग है नहीं, नीति आयोग और योजना आयोग, जब योजना आयोग था तब की बात मैं कर रहा हूं, ये दोनों ही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है इसका संविधान में कहीं कोई वर्णन नहीं। मतलब ना ही योजना आयोग आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और ना ही नीति आयोग कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी बॉडी, ये एक सलाहकारी संस्था है। क्लियर है? ये दोनों ही। नीति आयोग इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब मैं पूरी बात आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा नीति आयोग का, प्राइम मिनिस्टर ही होगा। क्लियर? इस बात को समझिएगा। योजना आयोग में भी ऐसा ही था। अब इसमें और कौन कौन सदस्य होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होगा, तो प्राइम मिनिस्टर ही नियुक्त करता है। क्लियर है इतनी बात? जिन्हें प्राइम मिनिस्टर की सलाह से नियुक्त किया जाएगा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में गवर्निंग काउंसिल में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा जो भी आपके स्टेट्स हैं, जो भी राज्य हैं, उनके मंत्री गवर्निंग काउंसिल में मेंबर होते हैं।
जो आपकी यूनियन टेरिटरीज यानी जो यूटीज है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी जैसे राज्य में मुख्यमंत्री हैं तो उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर होते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका, नीति आयोग का। तो कौन कौन है नीति आयोग में, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन जिसको आप कहते हैं, फुल टाइम मेंबर है, स्पेशल इनवाइटीज एक्सी भी इसमें है, और इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल है। गवर्निंग काउंसिल में मेंबर कौन कौन, ये आपको याद रखना है। संभवतः यहाँ पर लिखा गया है, देखिए फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो, जहां पर भी लिखा होगा एक्स ऑफिशियो का यहाँ पर ये है कि एक्स ऑफिशियो आप इस पद पर हैं इसलिए आप वहां पर मेंबर है। क्लियर है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, जिन स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल यूटीज, अब यूटीज का मतलब यहाँ पर अंडमान निकोबार और जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं, एंड स्पेशल इनवाइटीज ऑफ नीति आयोग, स्पेशल इनवाइटीज है ना, स्पेशल इनवाइटीज ऑफ नीति आयोग। स्पेशल इनवाइटीज का जो कार्यकाल होता है वो रोटेट होता रहता है। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे क्या समरी है इस पूरे टॉपिक पर, इस पूरी में, इन दिसंबर 2018 नीति आयोग पब्लिश इट्स कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया विच इज फुल exposition spanning 41 critical areas that recognize previous accomplishment, identifies binding restrictions and recommendation a path ahead to achieve the explicitly defined objectives। देखिए ये पूरा मुद्दा क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। समरी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इसको पढ़ दिया जाए। 2018 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था नीति आयोग ने। क्लियर है। इसमें कुल अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 800 से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट के स्टेक्स होल्डर, इस पूरे डॉक्यूमेंट को 4 सेगमेंट डिफाइन किया गया था, 4 सेगमेंट डिवाइड किया। क्लियर है। अब यहां पर आप देखेंगे अगर तो 41 क्रिटिकल एरियाज रिकॉग्नाइज किए गए थे जहां पर सरकार को पहले काम करना है। क्लियर है। यहां पर इस बात को देखिएगा। अब इसका जो टारगेट रखा गया था 2018 से वो रखा गया था 2022 और 23 वित्तीय वर्ष में। इस पर अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें। अब जो ये पूरे 41 चैप्टर्स हैं तो अगर हम देखेंगे तो स्पेशली 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ड्राइवर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूजन और गवर्नेंस है। अब मैं इनमें सबकी बात आपको एक एक करके बता दे रहा हूं कि ड्राइवर्स में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था, इंक्लूजन में क्या टारगेट है और गवर्नेंस में क्या टारगेट है। सबसे पहले लेते हैं ड्राइवर्स में, है ना। देखिए इन्होंने एग्रीकल्चर को मेन ड्राइवर माना था इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या टारगेट भारत ने कहता है गया था, जो हमारे किसान हैं उनको अब फार्मर से कन्वर्ट कर देना है किसमें, एग्रीप्रेन्योर में। किसमें कन्वर्ट कर देना है, एग्रीप्रेन्योर में। कैसे कन्वर्ट होगा, जो ई नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है उसको एक्सपैंड करके जगह जगह पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मंडियों की स्थापना करना, किसानों को उससे जोड़ना ताकि जो उनकी फसल है उसकी सही प्राइस उनको मिल पाए। क्लियर है इतनी बात। इसके अलावा जो आपका सीएसीपी है, सीएसीपी क्या मतलब क्या होता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो आपका एमएसपी पहले तय किया करता था, है ना। एमएसपी तो आप लोगों ने नाम सुना होगा एग्रीकल्चर, इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहा जाता है। उसकी जगह पर एक एग्रीकल्चर ट्रिब्यूनल की स्थापना करने की बात इसमें की गई थी। ड्राइवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स को किस में कन्वर्ट करना है, एग्रीप्रेन्योर में। कैसे कन्वर्ट करना है, एक्सपेंडिंग ऑफ ई नाम। ई नाम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्लियर है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर जिसको मंडियों से ऐड किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका सीएसीपी है उसकी जगह पर एक एग्रीकल्चर की स्थापना करना है। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ये 4 ड्राइवर्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है 2018 में नीति आयोग ने, इसका नाम ही था इंडिया, क्या नाम है इसका पूरा नाम ही था, इंडिया एट 75, है ना। 75 का मतलब 2023 में हम क्या कर रहे हैं, आजादी का 75वां वर्ष पूरा कर रहे हैं। तो ड्राइवर्स में क्या क्या मुख्य बात थी ये आपको बता दिया, है ना। तो 2 बातें यहाँ पर आपको याद रखना है कि पूरे अगर इस पूरे चैप्टर की हम बात करेंगे, इस पूरे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो 800 से ज्यादा स्टेक होल्डर इसमें शामिल थे। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। क्लियर है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीरो बजट फार्मिंग को प्रमोट करना है किसके अंतर्गत, ड्राइवर्स के अंतर्गत। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहली बात यह है कि इसी के अंतर्गत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगला चैप्टर है, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही क्या करना है, जो रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी स्थापना की बात की गई थी। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी स्थापना की इसके अंतर्गत बात की गई है। एक एक करके देख लीजिएगा क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है ये समरी आपको इस तरीके से बता दी जाए ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। अगला जो था, अब अगर आप यहाँ देखेंगे इंक्लूजन और गवर्नेंस में है ना, गवर्नेंस में भी सरकार ने बहुत सारे टारगेट अपने लिए सेट कर रखे हैं। इंक्लूजन में भी नंबर ऑफ टारगेट्स हैं। जैसे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ना है किससे, भारत नेट से। 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ना है किससे, भारत नेट से। क्लियर है। ये आपके किस में आ जा रहा है, ये आपके इसी उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये टारगेट्स हैं जो 41 क्रिटिकल एरियाज हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्लियर। अब देखें तो इंडिया
इन इंडिया देयर आर 3 की रिसोर्सेज ऑफ फंड अवेलेबल फॉर फंडिंग इकोनॉमिक प्लान्स। अब जब प्लान्स बन रहे हैं, अब वो चाहे नीति आयोग बनाए चाहे वो योजना आयोग बनाए, उसके लिए फंडिंग कहां से होगी? तो अब फंडिंग के लिए 3 सोर्सेज है, मैं तीनों सोर्सेज पर थोड़ी थोड़ी बात आपसे कर ले रहा हूं। पहला बजटरी सोर्सेज, दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग और तीसरा है फॉरेन असिस्टेंस। फॉरेन असिस्टेंस में बेसिकली एफडीआई की बात यहां पर की गई। किसकी बात की गई है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। बजटरी सोर्सेज का मतलब इन योजनाओं के लिए सरकार बजट में क्या अलोकेट करती है ना, इन सोर्सेज के इन सारी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार बजट में क्या एलोकेट करती है, वो बजटरी सोर्सेज हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि प्लानिंग्स को सपोर्ट करने के लिए भारत में, इन प्लानिंग को सपोर्ट करने के लिए सरकार के पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं? तो बजटरी सोर्सेज हैं। दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब सरकार का घाटे का बजट बनता है तो उस घाटे के बजट को पूरा करने के लिए जो जो व्यवस्था की जाती है उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे की वित्त व्यवस्था करते हैं। इसमें सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज जारी करवा सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मार्केट के अंदर नई करेंसीज जारी को करने को कह सकती है, या जो सरकार के रिजर्व आरबीआई के पास रखे हैं सरकार उनका उपयोग कर सकती है इस घाटे को पूरा करने के लिए। और जो फॉरेन असिस्टेंस है उसमें मैंने आपको बता दिया, इसमें स्पेशली वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना और डेवलपमेंट का काम भारत में एग्जीक्यूट करना। टैक्सेशन इज अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज। अब जो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज है, बजट का हिस्सा क्या है भैया? टैक्स। आप देखते होंगे बजट में जो इनकम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम सरकार की रेगुलर इनकम होती है, मतलब वो इनकम उसको हर साल मिलेगी। और जो रेवेन्यू इनकम यानी जो रेगुलर इनकम, उसमें इनकम का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कौन सा है? टैक्स रिसोर्स है। जो टैक्स इनकम होती है, टैक्स इनकम यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब तो भारत में खैर इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे मर्ज हो चुके हैं किसमें? जीएसटी में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 से। क्लियर है? तो जो टैक्स है वो सबसे बड़ा बजटरी सोर्स है किसके लिए? इकोनॉमिक प्लानिंग्स को या इन प्लानिंग्स को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग पर अब लगभग हम लोगों ने पूरी पूरी बातचीत कर ली है। आज आपके लिए ये पूरी समरी इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नीति आयोग पर थी। अब मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। नीति आयोग में मेंबर्स आप जरूर देख लीजिएगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, फुल टाइम मेंबर, स्पेशल इनवाइटीज होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल होगी, सीईओ भी है गवर्निंग काउंसिल में। जो चेयरमैन होगा, जो वाइस चेयरमैन होगा, वो तो मेंबर होता ही होता है। जो स्टेट्स हैं उसके चीफ मिनिस्टर और जो यूटीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसके मेंबर बनते हैं। गवर्निंग काउंसिल एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका? नीति आयोग का। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? नीति आयोग ने रिप्लेस किया है योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपका उसका इस तरीके से उपयोग करें ताकि जो आपके प्री डिफाइंड इकोनॉमिक या सोशल गोल्स हैं उनको आप उस समय सीमा के अंतर्गत क्या कर सकें? अचीव कर सकें। मुझे उम्मीद है पूरी समरी आपको बहुत बेहतर तरीके से आप तक पहुंची होगी। समरी भी अगर आप देख लेंगे तो आपका पूरा यूनिट लगभग कवर हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश, देखिए अब समरी है तो पूरा यूनिट तो नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन इस समरी में मैंने लगभग सारी महत्वपूर्ण बातों को कवर करने की कोशिश की है। समरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अभी के लिए इतनी बात रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।